नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। घड़ी में बज चुके हैं 4 और बारी हो गई है अब 4 बड़ी खबरों की, जिन पर पूरे देश की नजर रहती है। और हम कोशिश करते हैं कि इस बुलेटिन में, इस एपिसोड में हम आपको वो 4 बड़ी खबरें बताएं जो बेहद जरूरी और बेहद खास है आपको जानना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में किन 4 खबरों पर हम आज बात करने वाले हैं। पहली खबर होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने आज टीकमगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नारायण दास खरे स्टेडियम में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया और बहनों से राखी बंधवाई। इसके बाद बात करेंगे पीएम के वायनाड दौरे की, साथ ही बताएंगे आपको देश में चीफ जस्टिस, बांग्लादेश में चीफ जस्टिस का इस्तीफा और क्या कुछ स्थितियां है बांग्लादेश की अब फिलहाल में। और उसके साथ ही आखिर में बताएंगे देश में कई राज्यों में मॉनसून को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज टीकमगढ़ जिले का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने नारायण दास खरे स्टेडियम में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया और बहनों से राखी भी बंधवाई है। मुख्यमंत्री ने बरेदी नृत्य में भी भाग लिया और लाठी चलाकर इस पारंपरिक नृत्य का आनंद लिया। साथ ही सीएम मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीकमगढ़ की, लेकिन आपको बता दें टीकमगढ़ के साथ साथ आज मुख्यमंत्री मोहन यादव विजयपुर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने वन सिंगल क्लिक में आज यानी 10 अगस्त को लाडली बहनों को जो उनका वादा था 1500 रुपए देने का, आज सिंगल क्लिक में उन्होंने लाडली बहनों को यह तोहफा भी दिया है। तो चलिए इस पर तमाम जानकारियों और अपडेट के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आज लगातार मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बात होती थी महिलाओं की और खासकर लाडली बहना योजना की। आज 10 अगस्त है, आज तमाम उन्होंने दौरे भी किए, टीकमगढ़ भी वो गए और विजयपुर में भी उन्होंने आज वहां संबोधित कर रहे हैं लाडली बहनों को। तो क्या कुछ अपडेट है इस पर? वन सिंगल क्लिक से 1500 रुपए खाते में आने की बात कही जा रही है, क्या कैसा कार्यक्रम चल रहा है और क्या कुछ अपडेट है अब तक ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए विजयपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है और इससे पहले टीकमगढ़ भी मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे। उन्होंने न सिर्फ लाडली बहनों के साथ संवाद किया बल्कि रक्षाबंधन भी मनाया और राखी भी बंधवाई और विजयपुर में भी एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं मोहन यादव, जिन्होंने एक क्लिक के माध्यम से, सिंगल क्लिक से प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की जो मासिक राशि है, 1250 और 250 रुपए बोनस राशि रक्षाबंधन की, वो सेंड की है और लगातार ये तमाम सरकार आयोजित करने वाली है। ब्रजेश, देखिए इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है और एक सवाल और महत्वपूर्ण हो जाती है ब्रजेश, कि जिस तरह से आज का जो दौरा था, जहां से वन सिंगल क्लिक में ये लाडली बहनों को 1500 रुपए दे रहे हैं, वन सिंगल क्लिक में उन तक ये तोहफा पहुंचा रहे हैं, तो विजयपुर को ही क्यों चुना गया, ये भी एक बड़ा सवाल और राजनीतिक गलियारों में इसकी भी चर्चा हो रही है। ब्रजेश, विजयपुर से 6 बार कांग्रेस के बैनर तले विधायक रह चुके हैं रामनिवास रावत और वहां उपचुनाव होना है उनके यहाँ वापिस आ जाने के बाद, तो क्या इस नजरिए से भी विजयपुर को चुनना एक महत्वपूर्ण जो डिसीजन, वो फैसला हो सकता है मोहन सरकार का? ब्रजेश, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विजयपुर से ही विधायक थे रामनिवास रावत, बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बने हैं और विजयपुर में उपचुनाव होना है। यही वजह है, जैसा आपने भी कहा, कि अब लगातार बीजेपी और तमाम बड़े नेता और तमाम बड़े आयोजन जो है वो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में ही इस तरीके के आयोजन जो है वो सरकार आयोजित कर रही है। 8 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक लगातार इस तरह के सावन और रक्षाबंधन के जो आयोजन है वो इसी तरीके से सरकार आयोजित करने वाली है, जिसमें प्रतिदिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। चलिए ठीक है ब्रजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो खबर हम आपको बता रहे हैं टीकमगढ़ और विजयपुर, लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव लगातार दौरे पर है। हालांकि विजयपुर को चुनने के पीछे तमाम राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही थी। विजयपुर में आने वाले समय में उपचुनाव होने वाले हैं। रामनिवास रावत यहां कैबिनेट में शामिल होने के बाद वो सीट खाली हो गई है। लगातार ब्रजेश भी लगातार बता रहे थे कि वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव देने के लिए और कहीं ना कहीं अभी से अपनी जो जमीनी हकीकत है, जमीनी जो दायरे हैं उसको मजबूत, अपनी जो जमीनी जड़ है उसको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम पार्टियां लग गई हैं। लेकिन ये खुशी की खबर, टीकमगढ़ और जब विजयपुर पहुंचते मोहन यादव तो वन सिंगल क्लिक में लाडली बहनों से जो वादा था, 1500 रुपए देने का, उनके खातों तक पहुंचाने का, जो 1250 से कैसे 1500 तक पहुंचा, इसका जो पूरा जो सिलसिला था, आज यानी 10 अगस्त को मोहन यादव ने उस पर मुहर लगा दिया है और विजयपुर से वन सिंगल क्लिक में लाडली बहनों के खाते में सीधे 1500 रुपए पहुंचाया है।
तस्वीरों में देखिए आप टीकमगढ़ में किस तरह से अपने दौरे में संबोधन लगातार मंचों पर दिख रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, और उसके बाद विजयपुर भी पहुंचे थे। वायनाड सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने आपदा से प्रभावित स्थल का दौरा किया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान पीएम मोदी ने इरुवांझिंजी पूजा नदी के उद्गम स्थल पर भूस्खलन वाले स्थान को देखा। इसके साथ ही उन्होंने त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री का यह दौरा वायनाड में हुए भूस्खलन के पीड़ितों को सहायता देने और स्थिति का जायजा लेने के लिए किया गया है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने पीड़ितों से बात भी की। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वो राहत पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इसके बाद अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। बता दें कि बीते 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन में 400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस त्रासदी में सैकड़ों लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई थी। इस त्रासदी में जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसओजी और वन अधिकारियों की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लगातार लगी हुई हैं। तो चलिए इस पर तमाम अपडेट्स और जानकारियों के साथ रेजिडेंट एडिटर अनंत विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, क्या कुछ जानकारियां हैं? जैसे आज पीएम वायनाड पहुंचे हुए थे, उन्होंने जो भूस्खलन वाले जो इलाके थे उनका दौरा भी किया, निरीक्षण भी किया। क्या कुछ निरीक्षण से बातें सामने निकल कर आई? उन्होंने कुछ वादे किए, वहां जैसे मुआवजे को लेकर बढ़ाने की बातचीत चल रही थी, इस पर क्या मोदी की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई वहाँ? अनंत, देखिए राघवेंद्र, 30 जुलाई की जो रात जो तबाही हुई थी, जो 4 जो गांव हैं वो लैंडस्लाइड में पूरी तरह से जो बह गए थे, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। आज पीएम मोदी आज उस इलाके में पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद वो उन जगहों पर गए। वहाँ पर तमाम वहाँ के जो नेता थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने तमाम लोगों से वहाँ बातचीत भी की और अधिकारियों से उसका जायजा भी लिया कि क्या कुछ कितनी बड़ी तबाही है और अभी तक क्या कुछ रेस्क्यू के लिए क्या कुछ किया जा सका है, उस पर चर्चा हुई। और आपको बता दूं कि लोगों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। साथ ही वहाँ पर हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी डिटेल से दी जाएगी। वहीं पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी उनके साथ वायनाड गए हैं। आपको बता दें, जिस तरह से तबाही हुई थी, जिस तरह से पूरा वायनाड का इलाका जो पूरी तरह से निस्तनाबूद, जो 4 गाँव हैं लैंडस्लाइड की वजह से हो गए थे, आज पीएम मोदी उनका दुख जानने गए थे, दुख उनका साझा करने गए थे। और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष और वायनाड के पूर्व जो सांसद हैं राहुल गांधी, उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने अपने एक्स ट्विटर पर लिखा है कि पीएम के वायनाड जाने का फैसला अच्छा है। मुझे भरोसा है कि जब पीएम लैंडस्लाइड से हुई तबाही खुद देखेंगे तो वो उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। राहुल संसद में वायनाड हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग पहले ही कर चुके हैं। आपको बता दूं तो पीएम मोदी खुद आज पहुंचे हैं 11 साढ़े 11 बजे और वो प्रभावित इलाकों का सबसे पहले उन्होंने हवाई दौरा किया। उसके बाद वो लोगों से जाकर जमीनी स्तर पर वो लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि 29 जुलाई की देर रात 2 बजे और 30 जुलाई की सुबह 4 बजे के बीच जो 4 गांव है, मुंडकई, चूरलामाला, अट्टामाला और नुलझूपा गांव में लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 138 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 9 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद 8 अगस्त को सेना वायनाड से वापस लौट गई थी और अभी फिलहाल मैं बता दूं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर रेस्क्यू का जो मोर्चा है वो एनडीआरएफ ने संभाल रखा है और लगातार लोगों को खोजने का, बचाने का, उनका सर्च ऑपरेशन करने का लगातार जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 1 अगस्त को वायनाड पहुंचे थे। दोनों ने प्रभावित लोगों से बात की थी। राहुल प्रियंका चूरलामाला और नेपाड़ी में एक अस्पताल और सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ की मोर्चूरी भी गए थे। राहुल ने कहा था कि यह देखकर दुख हो रहा है कि इतने लोगों ने अपने परिवार और घरों को खो दिया है। आज मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मेरे पिता के निधन के समय हुआ था। ये होता अब आज पीएम मोदी पहुंचे हैं, वो भी लगातार प्रभावितों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तमाम जानकारी ले रहे हैं और जितना हो सके उससे ज्यादा बेहतर जो कुछ हो सकता है प्रभावितों के लिए किया जा सके वो पीएम मोदी लगातार अधिकारियों को निर्देश लगातार दे भी रहे हैं और खुद भी इन पे इससे जो आपदा है उस पर पीएम मोदी की खुद भी नजर है। ठीक है अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे रेजिडेंट एडिटर जिन्होंने तमाम डिटेल में हमें जानकारियां दी कि आखिर क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां वायनाड की और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पीड़ितों से मिलने पहुंचते हैं, अस्पतालों में पहुंचते हैं, वहां लोगों से उनके दुख में शामिल होने पहुंचते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी जो है राहुल गांधी जो वहां के एक सांसद रहे उनकी तरफ से भी एक्स पर एक पोस्ट आता है, उन्होंने मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया और अपने उस एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी वहां आने के लिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब मोदी जी वहां की तस्वीरें देखेंगे
करेंगे तो खुद कहीं ना कहीं वो उसको राष्ट्रीय आपदा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के विषय में जरूर विचार करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें वायनाड से सामने निकल कर आई वो काफी भयावह देखने को मिली। और अभी तक जैसा रेजिस्टेंट एडिटर हमारे बता रहे थे अनंत विश्वकर्मा की 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कहीं ना कहीं अभी 100 से ज्यादा लोगों की वहां मलबे में फंसने की जो अपडेट है वो सामने निकल कर आई है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से मोदी लगातार वहां जो बचाव कार्य की टीमें हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के लिए वहां मोदी पहुंचे हुए थे। तो चलिए अब सीधे आपको बांग्लादेश लिए चलते हैं, वहां से एक अपडेट देते हैं आपको। और अपडेट ऐसी कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ, बांग्लादेश की जो तस्वीरें हैं सच में अब पहले से बदतर नजर आ रही हैं। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। बता दें कि प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कहा अगर जजों ने इस्तीफे नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना शनिवार को पूरी कोर्ट की एक बैठक बुलाई। इस मीटिंग के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफा देने की मांग की है। तो जिस तरह से बांग्लादेश की जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, बांग्लादेश के जो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से वहां के लोगों ने, वहां के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेज पर यह आरोप लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो हैं वो कहीं ना कहीं शेख हसीना से मिले हुए। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं ढाका की वो तस्वीरें हैं जब सड़कों पर लोग उतरते हैं और वहां की सरकार, वहां की जो प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ नारेबाजी होती है। हमने तस्वीरें देखी, वहां के प्रधानमंत्री के घिराव की तस्वीरें देखी, सड़कों पर तोड़फोड़ की तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री आवास से वो सामान जो लेकर चोरी करके जो लोग ले जा रहे थे उसकी तस्वीरें हमने देखी। लेकिन उसके बाद एक और मांग जो उनके बीच से, प्रदर्शनकारियों के बीच से जो निकल कर आती है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे की मांग को लेकर। और उन्होंने साफ तौर से कहा छात्रों ने कि अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें हम कुर्सी से खींचकर उतार कर इस्तीफे के लिए मजबूर करेंगे। तो ऐसी जब स्थिति किसी देश में बनती है तो वाकई ये सोचने और विचारने की विषय हो जाती है कि आखिर इसके आधार क्या रहे होंगे, जिस आधार पर है वो देखने को मिलती है। तो बांग्लादेश की ऐसी स्थिति आखिर क्यों हुई, चीफ जस्टिसों को आखिर क्यों इस्तीफे देने पर मजबूर करने लगे छात्र, वहां के प्रदर्शनकारी ऐसी हरकतों पर क्यों उतर गए, क्या कुछ कारण रहा, इसके लिए सीधे चलते हैं हम अपने रेजिडेंट एडिटर अनंत विश्वकर्मा के पास। अनंत, देखिए बांग्लादेश की जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं वो सबने सारे देश ने देखे, हमने देखे, तमाम और हमारे पड़ोसी देशों ने वो सारी तस्वीरें देखे। लेकिन अब जो मामला आया, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा देने के लिए लोग मजबूर कर रहे हैं और इस तरह की बातें, इस तरह का शब्द प्रयोग करना वहां कि आप खुद दीजिए नहीं तो आपको कुर्सी से खींचकर उतारेंगे और इस्तीफे के लिए मजबूर करेंगे, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा और ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो गई अनंत वहां? देखिए, जैसा कि बांग्लादेश के हालात लगातार, आपको पता ही है, दिन ब दिन और बेकाबू होते जा रहे हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ओबैदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर सरकारी छात्र लगातार सुप्रीम कोर्ट के बाहर घेरा दिए हुए थे कि उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ओबैदुल्ला हसन, वो शेख हसीना के वो पैरोकार हैं, उनकी तरफदारी करते हैं और इसी को लेकर छात्रों में लगातार नाराजगी बनी हुई थी। और इसलिए छात्रों ने कहा था कि अगर जजों ने इस्तीफे नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींच कर उतार देंगे। तो प्रदर्शनकारी छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज शेख हसीना से मिले हुए हैं और इन से पूछे बिना ही शनिवार कोर्ट की एक बैठक मीटिंग के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफे देने की मांग कर दी। तो वहाँ के हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। तो बांग्लादेश में हसीना के इस्तीफे के बाद से हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। इनके खिलाफ शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच ने ढाका में प्रदर्शन किया था और लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मारपीट, आगजनी की जा रही है। बांग्ला अखबार जो है ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बात करें तो शाहबाग चौक पर हजारों लोग जमा हुए और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हरे कृष्णा हरे रामा के नारे भी लगाए हैं। आपको बता दें कि ढाका में प्रदर्शनकारी ने कहा है कि दिनाजपुर में 4 हिंदू गांवों को जला दिया गया है, लोग बेसहारा हो गए हैं, छिप छिप कर रहने को मजबूर है। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदू समुदाय पर हमले लगातार बढ़ गए हैं। प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की
स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 10% सीटें रखने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा भी मांगा। इसके अलावा तोड़े गए मंदिर को फिर से बनाने की भी मांग की है। तो लगातार जैसा कि हालात बने हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ, वहाँ लगातार वहाँ पर मारपीट की घटनाएं आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से ही हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत आने के लिए सीमा पर पहुंच गए हैं। उन्हें समझा बुझाकर वहाँ पर वही अनंत, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल हम लगातार सबसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनंत, पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बांग्लादेश में 5 अगस्त से ही हिंदू अपने साथियों, संपत्तियों और मंदिरों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा के बीच संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने भी कहा था कि वो नस्लीय आधार पर किसी भी हमले या हिंसा के खिलाफ हैं। उन्होंने हिंसा को खत्म करने की भी अपील की। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते आ रहे हैं और अब चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया है। हाँ आनंद, ठीक है, एक चीज हम लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमने काफी इस मुद्दे पर चर्चाएं भी की जब से तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे भी समझना चाहेंगे अनंत, कि जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क में ये हालात बने हुए उनके लिए चिंता का विषय है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से आप भी लगातार बता रहे हैं कि वहाँ जो प्रताड़ित हिंदू हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं भारत में आने की। तो भारतीयों के नजरिए से, भारत में रहने वालों के नजरिए से और भारत सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। किस तरह से आप इसको देखते हैं, इस पर जरा सा दर्शकों को समझाइए अनंत। भारतीय होने की, हाँ बता दूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या। पहले बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें हिंदू करीब 7.95% है, यानी कि 1,35,00,000 है। और बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। देश के 64 में से 61 जिले में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं। और यही एक वजह है कि वहाँ के जो बांग्लादेश हिंदुओं के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, और इसीलिए वो निशाने पर लगातार बने हुए हैं। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद के मुताबिक देश के 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। तो सोच सकते हैं आप कि बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं वो किस कदर प्रताड़ित हैं। और जब से शेख हसीना का इस्तीफा हुआ है उसके बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए जो वहाँ के हिंदू हैं वो शरण लेने के लिए हिंदुस्तान, भारत के जो भारत के लगते हुए जो राज्य हैं उन पर लगातार वहाँ पर वो पहुंच रहे हैं कि उन्हें यहाँ भारत में शरण दी जाए। लेकिन क्योंकि अब मामला काफी आगे आ चुका है, तो इसीलिए भारत सरकार भी इसे लेकर काफी मुस्तैद है और बीएसएफ की टुकड़ियां जो हैं वो ऐसी सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। तो कुल मिलाकर हालात बेहद बेकाबू हो गए हैं बांग्लादेश के, और ऐसे में भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है। ठीक है अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमें आपको खबर बता रहे थे बांग्लादेश में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना को मजबूर किया आदेश छोड़कर जाने के लिए, वैसे उन्होंने मजबूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस्तीफा देने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने स्वयं इस्तीफा दे दिया। हालांकि छात्रों ने उन्हें यह धमकाते हुए कहा था कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हम आपको कुर्सी से उतार कर इस्तीफे के लिए मजबूर कर देंगे। तो चलिए अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर, और ये खबर मानसून से जुड़ी हुई। देश में मानसून सीजन का आधा समय बीत चुका है। जून से सितंबर तक चलने वाले सीजन में 8 अगस्त तक 575 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के डेटाबेस से पता चला है कि 575 मिलीमीटर बारिश 1971 से 2020 के यानी कि 49 साल की अवधि के औसत से 12 दशमलव ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक किसी इलाके में 1 मिलीमीटर बारिश का मतलब होगा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर बारिश की डेप्थ 1 मिलीमीटर के बराबर है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बलिया, वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में आज दूसरे दिन भी 85 घाटों पर नावें चल रही हैं। घाटों के किनारे 500 से ज्यादा मंदिर भी गंगा में डूब गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी 1200 घरों में घुस चुका है। शहर में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार में गंगा, गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बलिया, वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको बताया हमने 85 घाटों पर नावें चल रही हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बाढ़ से 145 सड़कें बंद हैं। स्टेट इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने बताया कि बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है। 27 जून से 9 अगस्त तक बारिश संबंधित घटनाओं के कारण 1000 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश का 842 करोड़ रुपए का भी नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं तमाम राज्यों की। 11 अगस्त को 16 राज्यों में भारी बारिश की अलर्ट जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी से भारी बारिश 12 सेंटीमीटर का अलर्ट है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश 7 सेंटीमीटर का अलर्ट है। यानी कुल मिलाजुलाकर जो मानसून है वो अपना रुख दिखाने वाली है। 11 अगस्त यानी कल से तमाम 16 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टर वेद प्रकाश हमारे साथ, मॉनसून वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए वेद प्रकाश का सीधा रुख करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हालात रहने वाले हैं मॉनसून के पूरे देश भर में। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड पर। हाँ, थैंक यू। क्या कुछ हालात रहने वाले हैं? आप मॉनसून विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, और पूरे देश भर की जब स्थितियां देखें मॉनसून की तो क्या कुछ अलर्ट है, और किन किन राज्यों में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बारिश का जो आधार है वह कैसा रहने वाला है? वेद प्रकाश जी। देखिए, अभी बारिश की बात करें, मानसून की बात करें तो मानसून अभी उत्तरी हिस्से में थोड़ा सा एक्टिव है, देश के उत्तरी हिस्से में, जिसमें कि आप कह सकते हैं बिहार, यूपी और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, इस तरफ बारिश की एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हो रही है। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, खास करके ग्वालियर, चंबल संभाग के जो जिले हैं, साथ ही साथ जो सागर संभाग का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। जो दक्षिणी पार्ट में है वो यहाँ पर खंडवा और खरगोन जिले में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जहां तक सिस्टम की बात करें तो सिस्टम अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर में बना है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती हवाओं का घेरा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर में बना हुआ है। और जो मानसून द्रोणिका लाइन है, ये जो परमानेंट फेनोमिना ऑफ द मानसून, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए पास हो रही है। तो अभी जो बारिश की एक्टिविटी है वो प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ज्यादातर, और देश के उत्तरी हिस्सों में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर वाले जो प्रदेश हैं, जो राजस्थान का उत्तरी इलाका है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग होते हुए, और जो मैंने पहले बताया, इन प्रदेशों में बारिश की एक्टिविटी अभी काफी अच्छी रहने की संभावना है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारियों के लिए। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये हालात हैं, इन्होंने बताया साफ तौर पे कि जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जो वो क्षेत्र हैं, उनमें कहीं ना कहीं बारिश के आसार जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि मौसम विभाग का काम है, मौसम विभाग के ये दायित्व है कि अलर्ट करें, और इस अलर्ट में आप सबको, हम सबको ये सावधानी बरतनी होगी कि जहाँ भी तेज बारिश के आसार हैं, जिस तरह से अलर्ट जारी किए जाते हैं मौसम विभाग के तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सावधानियों के अंदर रखते हुए मौसम का लुत्फ उठाना है। चलिए, ठीक है, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया हेड के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।